क्या हो गया? पेन की कमी हो रही है? आज के जो नोट्स हैं वो थोड़े से लेट हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं जब चला जाऊंगा उसके बाद मिलेंगे। क्या फायदा? मैं कंपाइल कर रहा था, पता लगा 2 साल में कुछ ज़्यादा ही आ गया डिजीजेस के ऊपर। और हाँ, मैंने सोचा कि आज बल्कि एक दिन में हो जाएगा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दोनों कर लेंगे। पता लगा नॉन कम्युनिकेबल में ही इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। डायरेक्ट डिजीज पे क्वेश्चन आया? हाँ आए हैं। वैक्सीनेशन पे तो बहुत आए हैं, डिजीजेस पे भी आए हैं। हाँ, तो लिखो एक ना डेफिनेशन लिखो डिजीजेस की। डिजीज नहीं, पहले हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन हम लिखेंगे। हेल्थ से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डिजीजेस से रिलेटेड जो चैप्टर है ना 9th क्लास में है, क्या हाउ डू वी फॉल इल, एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें क्या है कि उन्होंने हेल्थ से स्टार्ट करा है, फिर डिजीजेस पे आए हैं और फिर नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल करा है। वहाँ से बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं जैसे लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो हेल्थ क्या है? इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग refers to the state of being well enough to function physically, mentally and socially. Mentally and socially. सोशली से हेल्थ का क्या? मतलब अगर हम अगर फंक्शन कर पा रहे हैं ना तो वो हेल्दी है। नहीं, हर सेंस में ले लो। जैसे अभी पोल्यूशन है, बट हम हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली जिस टाइप के हम मतलब कम्युनिटी इन्वायरमेंट में रहते हैं उस तरीके से हम फंक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है। इट इज़ नॉट एन हेल्दी इन्वायरमेंट और नॉट ए हेल्दी इन्वायरमेंट, है ना? आप समझ रहे हो? तो हम अगर मतलब जिस तरीके से हमें फंक्शन करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो वो सारी चीज़ अनहेल्दी है, ठीक है। सिंपल। इनफैक्ट उन्होंने एक जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है वो ये दिया है कि अगर एक फ्लूट प्लेयर है, ठीक है, अगर या तो मतलब मान लो उसे कफ वगैरह है तो वो अनहेल्दी है। अगर उसका मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है फ्लूट प्ले करने की, तो भी वो अनहेल्दी है क्योंकि वो मेंटली अनहेल्दी है ना? मतलब वो किसी किस्म की मेंटल इलनेस है कि वो नहीं करना चाह रहा है। हाँ, पता नहीं, इतना तो वो आगे नहीं गए एनसीईआरटी वाले, लेकिन अनहेल्दी उन्होंने इस तरह दिखाया, ठीक है। और फिर उन्होंने फिर हेल्थ के बारे में मतलब एनसीईआरटी में इस तरीके से फिर करा है कि उन्होंने पहले हेल्थ को एक्सप्लेन करने के लिए इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट ये उन्होंने लिखा है। तो पहले सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो क्या है कि हेल्थ को बहुत ही मतलब क्या कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिया है। उस सेंस में आज हम क्या करना चाहेंगे कि डिजीजेस, अब क्या है कि अगर हम अनहेल्दी हैं, अच्छा एक और चीज़, हम अनहेल्दी हैं और हमें डिजीज़ है, इसमें भी हल्का सा अंतर है ना? कि डिजीज़ क्या है। अब चलो एक डिजीज़ की डेफिनेशन लिखो। When either the functioning disease, हाँ डिसईज, राइट। हाँ ये अच्छा कह जा कि डिसईज, ईज ना हो, संधि विच्छेद। यस।
लो, when either the functioning डिजीज क्या है, डिजीज की डेफिनेशन लिख रहे हैं, when either the functioning or the appearance of one or more systems of the body changes for the worse. For the worse. ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखना चाहिए कि हाँ हमारे बॉडी का कोई फंक्शन है वो चेंज हो गया है किसी तरीके से, है ना। अगर फंक्शन चेंज हुआ है तो हम डिजीज बोलेंगे, बट अनहेल्दी हम वैसे भी हो सकते हैं, हमारा बॉडी का फंक्शन नहीं चेंज हुआ है, हम फिर भी अनहेल्दी फील कर सकते हैं, अनवेल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है डिजीज को कॉम्प्रिहेंसिव वे में उन्होंने एक तरीके से लिया है। हम जनरली कैसे डिवाइड करते हैं डिजीजेस को, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, और एक कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस भी बोलते हैं। ये डिजीज है, ओबेसिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिजीज बोल दिया गया है। इनफैक्ट माल न्यूट्रिशन अपने आप में नहीं, माल न्यूट्रिशन डिजीज बोला गया। सर एक डिफरेंस डिजीज और डिसऑर्डर के बीच में। आई थिंक डिजीज बड़ा है, डिसऑर्डर सबसेट है। हाँ, मतलब ये चेक करने वाली चीज है, एक बार चेक ही कर लेते हैं ना। ओ अच्छा, डिजीज हैज अ कॉज, मेन डिफरेंस इज दैट डिजीज हैज अ कॉज एंड डिसऑर्डर मे नॉट। ठीक है, हो सकता है डिसऑर्डर का हमें कॉज ना पता हो, कि किसी वजह से जैसे कि ऐसा है ना कि हमारी आईसाइट वीक हो गई, ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, समझ रहे हो। हाँ, और ये एक्चुअली एक डिजीज नहीं है, साफ साफ है ना, ये एक डिसऑर्डर है। तो विच मीन्स आप समझ रहे हो क्या यहाँ वेलबींग का से क्या मतलब, जो तात्पर्य जो एनसीईआरटी कहना चाह रही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो जो हम क्या कह रहे हैं कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में जब हम लेकर चलेंगे ना डिजीजेस को, विच मीन्स यहाँ पे मेंटल इलनेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, आज का हम मेजर पोर्शन ये करने वाले हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो अच्छा हाँ, सबसे पहले एक छोटी सी क्लासिफिकेशन लिख लो, और शायद ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। डिजीज़ को हम और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एक और क्लासिफिकेशन है इसके अलावा, क्या, एक अक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है, अक्यूट एंड क्रोनिक। बस एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लाइफ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग या लंबे समय के लिए। अक्यूट छोटा, क्रोनिक तो हमने क्रोनिक पॉवर्टी में भी नहीं पढ़ा था, एक्यूट पॉवर्टी, क्रोनिक पॉवर्टी वहां पे भी था। लंबे समय तक कोई डिजीज रहे वो क्रोनिक हो गया। ठीक है, अब एक वो टॉपिक डाल लो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, अब नॉन कम्युनिकेबल वैसे नाम कहाँ से आया है, वो मतलब ये विपरीत है किसका, कम्युनिकेबल का। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एंड जनरली सच डिजीजेस इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ अ वेक्टर, या तो कैरियर, ठीक है। और तीन चीज़ें होती हैं वो जब हम तब पढ़ेंगे कि एक तो हम इन्फेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है, होस्ट हो गए, ठीक है, एक वेक्टर हो गया जो कैरी करके जा रहा है, और कैरी करके क्या ले जा रहा है, हम उसको कहते हैं जर्म्स, ठीक है। और जो जर्म्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन है कि भाई वायरल सोर्स हो सकता है, बैक्टीरियल सोर्स हो सकता है, प्रोटोजोआ, नहीं, हाँ वो भी इंफेक्शियस है, बस वो एक और छोटी सी कैटेगरी हो जाती है, जूनोटिक। हाँ, इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर ही एक छोटी सी कैटेगरी है कि इसका ओरिजिन क्या है, ये जंप हुआ है एनिमल से लेकर ह्यूमन में, है ना, किसी और स्पीशीज से हमें जंप हुआ है। तो इस टाइप के बस मतलब एक छोटी सी अलग डेफिनेशन हो जाती है कि इनको हम जूनोटिक डिजीज कह देते हैं बस,
ठीक है, एक बड़े सबसेट के अंदर, एक मतलब बड़े सेट के अंदर छोटा सबसेट है, ठीक है, ठीक है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, जो किसी और से नहीं हुए, है ना, हमारी बॉडी ने ही किसी तरीके से माल फंक्शन करना शुरू कर दिया किसी वजह से, ठीक है, या तो जेनेटिक कॉज होगा, या हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, किसी भी वजह से हमारी बॉडी ने माल फंक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, सिंपली दैट आर नॉट डिजीजेस that are not communicated from one person to another. One person to another, ठीक है। अच्छा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया में ज्यादातर मौतें कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल से? सबसे ज्यादा डेथ और मतलब इतने एक्सट्रीम, क्या कहते हैं उसको हम, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती जा रही है, कोविड आ गया बीच में, कम्युनिकेबल ज्यादा नहीं, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, हाँ, यस, फिर डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, है ना, हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ना, ठीक है। आपको मैंने पहली बार देखा, आप ऑनलाइन रहते थे क्या? नहीं सर, मैं कॉलेज गई थी ना, तो मैं आगे पढ़ी थी, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को सूट कर रहा है टाइम है, ओके। कोई ऐसा जिसको ये टाइम नहीं सूट कर रहा? जिन्होंने चेंज कराया सर, हाँ, वही नहीं आता, जिन्होंने, किन्होंने चेंज, रोहित, अच्छा, ओके, ठीक है। तो कहाँ था मैं, क्या, अच्छा हाँ, एक फैक्ट लिखो कि अबाउट 71% of all deaths, 71% of all deaths worldwide occur due to non-communicable diseases. 71%। सर इंडिया में क्या रेशियो है इसका? फिर इंडिया में ना, मतलब पर ईयर मोर देन 5 मिलियन डेथ है, 50 लाख से ज़्यादा डेथ फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ये डेटा 10 साल पुराना है, अभी का एज सच कोई डेटा है नहीं, ठीक है। तो मेरे पास जो लिखा हुआ वो पुराना डेटा है। एक और था कि 2016 की हेल्थ रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा है कि 55% ऑफ द टोटल डिजीज बर्डन इन इंडिया वाज कॉज्ड बाय एनडीसीज। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ना एक सोशो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे देश, अब यह लॉजिक लगाओ आप, जैसे जैसे देश डेवलप्ड होते चले जाते हैं, जो डेथ हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज से होनी चाहिए या नॉन कम्युनिकेबल से? ऐसा क्यों? लाइफस्टाइल बढ़िया हो रहा है, सैनिटेशन इंप्रूव हो रहा है, वरना क्या है, लोग इन्फेक्शियस डिजीज से ही मर जा रहे हैं, है ना, कि पोलियो वोलियो हो गया, कुछ कोई मतलब छोटी सी बीमारी आई, फैली, कई सारे लोग मर गए। इनफैक्ट लोगों को पता भी नहीं लगा कि ये क्या फैला था, कि खांसी आई और सब चले गए है ना। तो जैसे इनफैक्ट आपको पता है सबसे बड़ा जो फ्लू है आज तक कौन सा हुआ है, जिसने सबसे ज्यादा मौतें करी हो, परसेंटेज में? स्पेनिश फ्लू। पता है कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन? नहीं, 5%। 25 कुछ ज्यादा हो गया, 25 1/4 में बढ़ गए। 5% भी बहुत है, हर दूसरे घर में एक मौत हो रही है, मतलब, ठीक है। कोविड में कितनी हुई है, कुछ आइडिया कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन? नहीं, 0.5%, ठीक है। तो मतलब उससे हम क्या, इससे क्या पता लग रहा है, हमारे डेवलपमेंट का लेवल पता लग रहा है। हम 1920 में 21 में हुआ था, ठीक 100 साल बाद हुआ है, और 100 साल के बाद हम इतने डेवलप हो गए कि हमने एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 1/10 कर दी। जबकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है बहुत ज्यादा तेज था। क्यों था तेज? क्या फैक्टर्स थे कि स्पेनिश फ्लू को फैलने में ही 2 साल लगे? कम्युनिकेशन बढ़ गया। हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, उस समय कौन से थे?
लोग शिप से जा रहे थे, तो शिप की स्पीड से जा रहा था डिजीज, अभी प्लेन की स्पीड से गया, है ना। उसके बावजूद हमने 1/10 कर दिया एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डेथ्स, है ना। तो नंबर पॉपुलेशन से बहुत डिफरेंस है सर। हाँ, एक और चीज, नहीं इरेडिकेट कुछ नहीं हुआ, उसके लिए तो वैक्सीन भी नहीं बनी, किसी ने कोशिश भी नहीं करी है। मतलब आप सोचो ना कि वो इस तरीके से ना, जैसे अगर हम कोविड के लिए भी कोशिश नहीं करते, इवेंचुअली चला ही जाना था, सब इन्फेक्ट हो जाते, सबके बॉडीज में एंटीबॉडीज बन जाती, जो बचने थे बस खत्म, है ना। अब एक चीज और समझो यहाँ पर कि हम किस स्टेज पर आ गए हैं, ये भी एक समझने की चीज है कि अभी भी कोविड में जो डेथ्स हुई, किसी ज़माने में जब ऐसा कोई बड़ा फ्लू आता था, ऐसे लोग भी मर जाते थे जो सीमिंगली हेल्दी होते थे हर तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोविड में कौन सी डेथ हुई है, मेनली वो जो कोमॉर्बिडिटीज वाली हैं, वो भी कौन से, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पहले से होगा और कम्युनिकेबल एक और आ गया और ये ओवरलोड हो गया। हाँ, इम्यूनिटी वीक हो गई, इम्यून सिस्टम हैंडल नहीं कर पाया। इम्यूनिटी वीक होने का मतलब क्या है कि हमारे ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं करते, ठीक है, कोई ना कोई ऑर्गन फंक्शन नहीं करता, ठीक है। अब पहले से कुछ ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहे और ज़्यादा बॉडी पे स्ट्रेस आ गया, ठीक है, तो वो फंक्शनिंग ज़्यादा बिगड़ गई। हाँ, इसलिए ये ओल्ड एज में हो रहा था। स्पेनिश फ्लू एक और खास बात थी, वो यंग पे ज़्यादा अटैक कर रहा था, है ना, इसलिए ज़्यादा डिजास्टर्स था। हाँ, ये ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो इंडिया का जो बर्डन है, इंडिया में जो बर्डन है 55% है। लिखो, अकॉर्डिंग टू health of the nation's states, health of the nation's state रिपोर्ट 2016, ठीक है। और उन्होंने लॉन्ग टर्म डेटा दिया है फ्रॉम 1990 टू 2016, फ्रॉम 1990 टू 2016, 55% of all deaths occurred due to non-communicable diseases. नहीं, अब इसी से ही आपको समझना है कि जैसे जैसे हम डेवलप्ड होते जा रहे हैं, इनफैक्ट हम कल ये देखेंगे कि इंडिया का पूरा हेल्थ सिस्टम ही डिजाइन किस तरीके से था कि हम किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोक लें। पूरा सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन है। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंद्रधनुष प्रोग्राम, हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह जो कुछ भी है, फिर जो क्या कहते हैं ये है एक डिजीज सर्वेलेंस सेंटर, डिजीज सर्वेलेंस का हमने सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब हम जब देखेंगे ना कि हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट उठाओ, आपको समझ आएगा कि अभी तक आज़ादी से लेकर अब तक हमने ध्यान ही सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज पे दिया है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम जो भी आपको याद हो, पोलियो का प्रोग्राम है ना, मलेरिया इरेडिकेशन वगैरह के प्रोग्राम हो गए, टीबी से रिलेटेड जो कुछ भी है, हम क्या कर रहे हैं, हम मेनली वो उन डिजीजेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो कि कम्युनिकेबल हो। हाँ, और क्या, कम्युनिकेबल ही तो है, और कैसे होता है, पोलियो वायरस है ना, हम क्या वो 2 बूंद जिंदगी क्यों पिलाते हैं, वही तो वैक्सीन है। तो वैक्सीन किस लिए लगती है, कम्युनिकेबल को ही तो रोकने के लिए लगती है ना, है। तो ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज है, हमारा पूरा सिस्टम कम्युनिकेबल डिजीज के लिए डिजाइन है। हाँ, 0 से लेकर 5 साल तक अगर आपको हो गया तो हो गया, और उसमें किसी न किसी किस्म का पैरालिसिस होगा, कुछ न्यूरॉन्स डाई कर जाएंगे, और उसके बाद आपका एक मतलब बॉडी का कोई हिस्सा होगा जो काम करना बंद कर देगा, है ना, और उसके बाद वो पूरी जिंदगी रहेगा, लाइफ लॉन्ग, वो कभी जाता नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्रॉनिक है डिजीज, ठीक है। वैसे इसको, हाँ, इसको डिजीज को क्रॉनिक ही बोलना चाहिए। एक्चुअली पता है क्या, डिजीज वो जो होता है ना, जो इन्फेक्शन वो तो कुछ टाइम तक रहता है, पर उसने जो डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। तो हाँ, अब सवाल ये उठता है कि अब हमें करना, मतलब ये था ना कि हमें, मतलब हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं और आगे कहाँ करना चाहिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए, इस बेसिस पे कि अब हम जा कहाँ रहे हैं।
अगर हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल कर दिया है तो फ्यूचर की जो पॉलिसी चेंजेस आने वाले वो कहाँ आने वाले, नॉन कम्युनिकेबल में। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी एक 2017 में, और वहाँ पे पहली बार हमने ये शिफ्ट देखा था कि हम कम्युनिकेबल से नॉन कम्युनिकेबल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें आई थी उसमें, कार्डियोवैस्कुलर साफ साफ बोला था, कैंसर साफ साफ बोला था, और मेंटल इलनेस ये साफ साफ बोले थे। इसके अलावा ऑब्वियसली कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह, है ना, उनके बारे में इतना नहीं बोला है क्योंकि उनकी वजह से इतनी मौतें हो भी नहीं रही हैं। लेकिन अभी अगर फिर से अगर कोई पॉलिसी बनाएगा ना, 10 साल होने को आ रहे हैं, 3 साल बाद 10 साल हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे भी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्यों? पोल्यूशन की वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो ये चीज़ हो गई। इसके नोट्स में मैंने कुछ कॉजेज लिखे हैं। ठीक है, 2 ही टाइप, जितने भी कॉजेज थे ना मैंने उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो मेन कॉजेज होते हैं जो सबसे पहली चीज होती है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। अब लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? खाना पीना, हाँ तो फिजिकल एनवायरनमेंट, हाँ तो हम क्या बोलेंगे, मेल न्यूट्रिशन। खाने पीने में किसी भी किस्म की कमी को हम क्या बोलते हैं कि हमने गलत न्यूट्रिशन लिया है ना। सैनिटेशन हो सकता है बिल्कुल, पर सैनिटेशन ना नॉन कम्युनिकेबल में इतना नहीं आता, वो कम्युनिकेबल वाला फैक्टर है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सैनिटेशन बोल सकते हैं क्योंकि बार बार आप अपने फिजिकल सराउंडिंग्स में आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ये सैनिटेशन वगैरह से जितने भी रिलेटेड कॉजेज हैं ना वो सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज में लिखे हैं। ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज में वो बाकी ही सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें लाइफस्टाइल इश्यूज आप 2 इससे बांट लो और यहाँ पे ना कुछ सब पॉइंट लिख लो। एक तो माल न्यूट्रिशन या अनहेल्दी डाइट हो गया, हाँ। फिर एक इंडिया का सबसे बड़ा कॉज है यूज ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको। अब सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज में ना यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक कॉज पॉवर्टी बनाया हुआ है, मतलब ऐसे उन्होंने पॉइंट वाइज नहीं दिया, बट जब टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ना वो पॉवर्टी अपने आप में वो एक कॉज बना देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी अपने आप में करता क्या है कि ये सारी चीज़ें कर सकता है कि माल न्यूट्रिशन वगैरह क्रिएट करे, है ना, इसलिए उन्होंने अपने आप में उसको एक कॉज बनाया। ठीक है, एक अब हम जब बनाने चलेंगे, क्योंकि हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हम सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज और क्या लिख सकते हैं? इस तरह सोचो कि इंडिया में इंसिडेंट्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन करने के लिए क्या फैक्टर आप नोट करना चाहोगे? हेल्थ सेक्टर ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं, बट वो क्या है कि हम वो क्योर साइड पे चला जाएगा, हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं। इन्फ्रा बोल सकते हो, बट नहीं। देखो, एक हमने देखा था पॉपुलेशन एजिंग, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ यह है कि एवरेज एज रही है 30 साल, 27 साल, 25 साल। नहीं, बर्थ रेट पर नहीं जाते। आप ये देखो कि हम कम जी पाते थे पहले, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में कम्युनिकेबल डिजीज हमें मार देते थे। ठीक है, अब क्या है कि हमने कम्युनिकेबल डिजीज को रोक दिया एकदम। ठीक है, तो हम किससे मर रहे हैं अब? ठीक
ठीक है, इससे। और ये हो क्या रहा है कि पॉपुलेशन एजिंग से मैं अपने आप, इसमें होता ही है एज रिलेटेड इलनेस। कभी जब नहीं पता होता है ना, एमसीडी वाले भी यही लिखते हैं, एज रिलेटेड इलनेस, डाइट ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेस, है ना। वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि एक टाइम के बाद अपने आप ही माल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं हमारे ऑर्गन्स, ठीक है। ये हो गया। हाँ, और नहीं, इसके अलावा फिर आप जो प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन है, क्या पोल्यूशन, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, ये सब ये आप लिखोगे ना, हीट स्ट्रेस, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर आ रहे हैं आप ये लिखो। और है ना, हीट स्ट्रेस से इस बार हमने देखा था कितने तमिलनाडु ने इसको क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक कह रहा हूँ, हीट वेव को डिक्लेयर कर दिया ना एक डिजास्टर, है ना। तो हम क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डिजास्टर्स यहाँ इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर इंक्लूडिंग पोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे कॉजेज हैं। चलें आगे, नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीडीज। क्लासिफिकेशन भी नहीं, सिर्फ एनसीडीज लिखते हैं कि टाइप्स हैं, सीधे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है एज सच, ठीक है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज में हम फिर भी देखेंगे कि हाँ कुछ एनिमल ओरिजिन के उनको जोनोटिक बोल दिया, कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। सीधे हम टॉपिक डालते हैं। सबसे पहले है कैंसर। टॉपिक्स डालो सीधे, कैंसर, ठीक है। इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ डिजीजेस that occur when body cells begin to grow abnormally ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखो, this abnormal growth can often form tumors which may invade surrounding tissues. ठीक है। जब भी हम किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कॉजेज पे जाएंगे, कॉजेज आपको लगभग ऐसे ही मिलेंगे, पर हर एक में कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब कैंसर में इसके अलावा क्या होता है कि कुछ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। तो व्हाट कॉजेज, मतलब यहाँ कॉजेज ऑफ कैंसर में लिखो, कॉजेज ऑफ कैंसर, और सिर्फ एक चीज हमें लिखनी है इसके एडिशन में, क्या, इट इज जनरली कॉज्ड बाय कार्सिनोजेंस, जनरली कॉज्ड बाय कार्सिनोजेंस, ठीक है, विच आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। अब ये जनरली काम कैसे करते हैं कार्सिनोजन, कि किसी वजह से ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं किसी वजह से हमारे डीएनए तक को चेंज कर पाते हैं, है ना। या तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं जो कि हमारे डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या वो ऐसी रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं जो कि हमारे सेल के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है ना, मॉलिक्यूल के लेवल पे जाकर छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो कार्सिनोजन जनरली हम दो मतलब तरीके के लेते हैं। एक तो होते हैं वो सब्सटेंसेस जो कि किसी वजह से रेडिएशन कर रहे हैं,
ठीक है। तो जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप में हो गया, या हाई एनर्जी रेडिएशन, है ना। तो यहाँ लिखो कार्सिनोजन के टाइप्स, कार्सिनोजन टाइप्स। सबसे पहले होते हैं रेडिएशन रिलेटेड कार्सिनोजन, है। रेडियो एक्टिव नहीं, रेडिएशन रिलेटेड, रेडिएशन रिलेटेड कार्सिनोजेंस, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आएगा, जैसे आप एक्सरे, एक्सरे अपने आप में एक कार्सिनोजेनिक रे है, हम ये बोल सकते हैं। हाँ, इससे ऊपर की जितनी भी एनर्जी वाली रेज होती हैं। अच्छा, आपको पता है ये याद करने का तरीका कुछ आता है कि हाँ, कि मतलब कौन सी हाई एनर्जी होती है, यूवी हाई, मतलब लाइट को हम मिडिल में मानते हैं, लाइट से कम एनर्जी वाली सारी मतलब लो एनर्जी वाली रेडिएशन है, हायर एनर्जी उससे ज़्यादा वाली हो गई। तो मेरे को बताओ, यूवी हायर एनर्जी की रेडिएशन होगी या फिर क्या? सब ये समझ पा रहे हैं यूवी हायर क्यों हो गई? ठीक है। एक्सरे, गामा रे, ठीक है। हर कोई ये नहीं बोल रहा है तो हम यहाँ पे एक लिख ले रहे हैं। और जब हम ये करेंगे ना, जब हम ये अभी इसके 1-2 दिन बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे पहले फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। एनीवे, लेकिन हमें ये चीज़ जगह जगह काम आएगी, ये कहीं पे नोट कर लो। RMI VOX गाम को एक नेमोनिक डिवाइस है, जैसे विबग्योर होता है एक नेमोनिक डिवाइस, उसी टाइप का एक नेमोनिक डिवाइस। हाँ, ये है लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी तक। वेवलेंथ, अब मेरे को बताओ कि हाई एनर्जी की वेवलेंथ ज्यादा होती है कम होती है? वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कम, है ना। बस यहाँ हम एनर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अपने आप देख लेना, ठीक है। ये रेडियो है, ये माइक्रो है, ये इंफ्रारेड, ये है विजिबल सेंटर ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके उधर हो गया अल्ट्रावायलेट, वायलेट से ज्यादा एनर्जी है इसलिए अल्ट्रावायलेट, ये इंफ्रारेड, रेड से कम एनर्जी है ना। विबग्योर के अंदर भी एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, विबग्योर वैसे हमें उल्टा लिखना चाहिए, विब GYOR, विद इन दिस स्पेक्ट्रम। जब इसको हम खोल देंगे वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वायलेट हो गया हायर एनर्जी, उधर उसके उधर अल्ट्रावायलेट हो गया, ठीक है। अल्ट्रावायलेट उससे भी ज्यादा होती है एक्स रे, उसके भी ऊपर गामा और कॉस्मिक। हाँ, कॉस्मिक रेज जनरली कहाँ से आते हैं, जैसे पल्सार्स, क्वेसार्स। हाँ नहीं, लेकिन वो क्या है कि वो कॉस्मिक बैकग्राउंड जो रेडिएशन है वो एक्चुअली रेडियो वेव में आ रही है, लेकिन हाँ, वो सबसे लो है। इनफैक्ट इतनी लो है कि डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी। याद है पुरानी जो टीवी होती थी, कैथोड रे वाली टीवी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हमने कैथोड रे उस दिन डिस्कस करा था ना, आपको पता पुरानी टीवी भी कैथोड रे की टीवी होती हैं, मोटी सी होती थी ना, आगे से बल्ज्ड होती थी, पीछे से काफ़ी मोटी होती थी। क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे एक मतलब मैग्नीफायर, वो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन एमिटर होता था, फिर यहाँ पे मैग्नेट्स और कैपेसिटर प्लेट्स वगैरह लगाकर उसको हम बीम को यूं स्प्रेड आउट करते थे, और यहाँ पे फ्लोरोसेंट कोटिंग होती थी। जब ये इलेक्ट्रॉन का बीम इस पर पड़ता था ये चमकता था, इस तरीके से चलती थी वो टीवी, ठीक है। तो ये कैथोड रे टाइप की टीवी होती थी। अब ये क्या है कि ये किस तरीके से इस बीम को बेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि सिग्नल कैसा आ रहा है। एंटीना से कुछ सिग्नल आता था, ठीक है, उस हिसाब से ये मतलब मैग्नेटिज्म वगैरह देकर बेंड करता था इलेक्ट्रॉन बीम को, उससे पूरी टीवी चलती थी। अब सवाल ये है कि जब ये सिग्नल नहीं आ रहा है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, टीवी नहीं चल रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चलेगा? फिर ब्लैंक आना चाहिए, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, अब यहाँ तो कोई सिग्नल आ नहीं रहा, तो बेंड होना नहीं चाहिए, तो हर जगह पे एक जैसा एकदम ग्रे कलर आना चाहिए था। पर क्या आपने देखा है कभी जब वो नहीं चलता था, एंटीना नहीं चलता था, कभी वॉच होना देखा हो? हाँ, डॉट 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 आती थी। तो कहने का मतलब वो कहीं से तो सिग्नल ले रहा है। इस तरीके से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का मतलब ये डिस्कवरी थी।
पता ही ऐसे चला था कि यार ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है। जब कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो ये कौन सा सिग्नल आ रहा है, तो हमने देखा कि पूरे यूनिवर्स में पीछे कहीं एक सिग्नल बैठा हुआ है, इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोला। हाँ हाँ ठीक है, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हम तब करेंगे जब स्पेस टेक्नोलॉजी करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है यूनिवर्स को समझने के लिए और आजकल क्या चल रहा है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो कोई अगर आपको कोई भी डाउट है मन में कि कौन सी वेव होगी जो वो कॉज करेगी, क्या कहते हैं, कैंसर, आपको क्या याद रखना है, इसके ऊपर सब कुछ कैंसर कॉजिंग है किसी ना किसी इंटेंसिटी पे। ठीक है, एक्सरे ये है कि जीवन भर में आपने 1000 से ज़्यादा एक्सरे ले लिए तो फिर आप ज़्यादा एक्सपोज हैं। ये आपने गामा रे के साथ अगर मतलब 1-2 बार भी एक्सपोज हो गए तो भी आप कार्सिनोजेनिक मतलब पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर यूवी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं, मतलब यूवी के साथ कैसे, जैसे जो साइंटिस्ट हमारे साउथ पोल पे काम कर रहे थे उनको हम एक्सपोज मानते थे, वो पूरे टाइम यूवी ले रहे थे, है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ओजोन होल बन गया था, है ना। ओजोन होल आपको पता है ना, पोल्स पे ही बना था, है ना। अब ऑल्दो लगभग पूरा वापस बंद हो गया। ठीक है, हाँ, तो एक तो ये रेडिएशन कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। सब्सटेंसेस वैसे तो हमने रेज लिखी है, सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, है ना। इसका एक और एग्जांपल लिखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अच्छा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, कोई आइडिया? हाँ वो तो ठीक है, पर ये करते क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? हाँ, अब देखो इसमें ना एल्फा तो एक पार्टिकल है, एल्फा पता है आपको क्या होता है, क्या होता है? हाँ, हीलियम बिना इलेक्ट्रॉन के, मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और उसके अराउंड 4 वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। हमने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, खाली हीलियम का न्यूक्लियस छोड़ दिया, हो गया एल्फा पार्टिकल। ठीक है, नहीं न्यूट्रॉन्स तो मतलब किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते आसानी से। ठीक है, बहुत रेयर होता है उनका इंटरेक्शन। ठीक है, एक होता है बीटा। बीटा क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रे निकल रही है, मतलब किसी वजह से ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है ना, तो उसको होंगे करेंगे हम बीटा। एक होती है गामा। गामा क्या होता है? नहीं, गामा होता है ये गामा रे। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे शुरुआत वाले बेवकूफ थे, वो समझ नहीं पाए कि ये दोनों तो सब्सटेंसेस हैं और ये सिर्फ एनर्जी है। समझ रहे हो, ये तो हीलियम का पार्टिकल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दोनों तो मैटर हो गए, बट ये क्या है, ये सिर्फ एनर्जी है। बट क्या है कि इम्पैक्ट एक जैसा था कि इतनी हाई एनर्जी पे जा रहे थे कि मतलब जो फ्लोरोसेंट पेपर है उसके ऊपर मतलब वो इम्पैक्ट कर रहे थे तीनों ही चीज़ें, और बीम की तरह चल रही थी तीनों चीज़ें, इसलिए। ठीक है, जब कोई मैटर एक्साइट होकर अपने नॉर्मल स्टेट में आता है तो उससे एनर्जी निकलती है। ओनली एनर्जी, अब कैसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एक्साइटेड था और कहाँ से एनर्जी निकली है। हाँ, उसी से रिलेटेड है कि ऐसा है कि अगर कोई मान लो, हाँ ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ऐसा कुछ है, ज़्यादा बड़े लेवल से अगर एनर्जी आई है तो ये ज़्यादा बड़ी एनर्जी निकलेगी। कौन सा टाइप की एनर्जी है? ये इस स्पेक्ट्रम में कुछ भी निकल सकता है। ठीक है ना, अगर ज्यादा लंबी जंप मारी है तो इस साइड की एनर्जी निकलेगी। ये छोटी सी जंप मारी है कि मान लो 5 बजे से यहीं तक आ गए, इतनी छोटी सी एनर्जी है ना, तो हो सकता है इस लेवल में कुछ निकले। ठीक है, पर निकलेगा क्या, ये एनर्जी निकलेगी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, ये तो वो सब्सटेंसेस हो गए जो हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए जेनेटिक कोड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कार्सिनोजन है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिलीज करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी तरीके से डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेंगे, केमिकल्स। ठीक है, हाँ, तो जैसे हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या केमिकल निकाल रहे हैं, पर किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल टोबैको जहां जा रहा है कैंसर कर रहा है।
के हम्म, तो उन पे अगर इन ट्रेस को काट के देखें और शायद कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं, कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि, लेकिन हम क्या है कि सिर्फ इससे पता लगा ले रहे हैं कि मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से, कि अगर इस सब्सटेंस के साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब इसके करीब रहे हैं और आपको कुछ हो गया तो, और कैंसर हो रहा है, तो हम पता लगा रहे हैं हाँ ये सब्सटेंस ज़्यादातर लोगों में कैंसर कॉज कर रहा है प्रॉब्लली। प्लास्टिक की कुछ वेराइटीज कार्सिनोजेनिक है। इनफैक्ट क्या है कि कभी कभी ना वायरसेस एंड बैक्टीरियाज भी कार्सिनोजेनिक हो जाता है। कैसे कि वो उनके अंदर भी डीएनए आरएनए वगैरह होता है, और अब क्या है कि वो सिंगल सेलुलर होते हैं और उनकी पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डीएनए पे चल रही है। और हमने देखा था कि किस तरीके से वो Cas9 एंजाइम था जैसे, है ना, सिंथेसाइज कर रहे हैं कुछ, है ना। तो क्या है कि कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ऐसा सिंथेसाइज कर देते हैं जो हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर जाता है ना। तो कुछ वायरसेस एंड बैक्टीरिया भी कार्सिनोजन हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे टोबैको तो हो ही गया, और टोबैको क्या है, जहाँ जाता है वहाँ पे कैंसर कॉज करेगा। हम स्मोक करेंगे, लंग का कैंसर कर देगा, ईसोफेगस में कैंसर कर देगा, च्यू करके हम खा रहे हैं, माउथ का कैंसर तो होता ही है, स्टोमक कैंसर हो जाता है अगर स्टोमक में चला गया, वो जहाँ जा रहा है वहाँ का कैंसर कर रहा है। WBC किस पे एक्ट करते हैं? वो हमारे इन्फेक्शियस कोई भी फॉरेन पार्टिकल है ना, उसको रोकने का तरीका है। अब वो चाहे इन्फेक्शन है या कुछ है। अब क्या है कि कैंसर तो हमारे बॉडी के सेल है ना। किन के अंदर? हाँ, वो तो सेल्स है ना, सेल्स के अंदर तो होता ही है नॉर्मली। अब तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम मतलब अभी तक तो स्टेम सेल रिसर्च की बात हो रही थी ना। अभी मैं 1-2 दिन पहले कुछ देख रहा था कि क्रिस्पर वगैरह के आने के बाद अब पॉसिबिलिटी ये है कि अपने स्किन सेल को उठाकर जर्म सेल में हम तब्दील कर दें। वहाँ पे भी तो क्रोमेटिक मटेरियल है हमारा सारा, सॉरी क्रोमोसोमल मटेरियल ना, सारा जेनेटिक मटेरियल है स्किन के अंदर, एक एक सेल के अंदर है। हाँ, वो सोमेटिक है, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी जेनेटिक मटेरियल तो है ना, न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोम्स है ना, इससे ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना। लेकिन डीएनए तो है ना वहाँ पर, हम खाली डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले की वो हमें आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, यही तो ये डिस्कशन चल रही थी कि क्या ये पॉसिबल है जो इंसान मर गया है उसके डीएनए से हम कुछ बनाना है, ठीक है। और फिर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फादर मदर की, वो कहाँ चली जाएंगी, ठीक है। तो मतलब हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। और फिर जब ये डिस्कशन चल रहा था ना, किसी ने ये कहा देखो हम नेचर के साथ बहुत टाइम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसे तो हमें क्या, आपने चश्मा पहन रखा है, ये नेचर के साथ छेड़छाड़ है। नेचर ने तो आपको कैसी आंखें दी थी समझ, नेचर से तो हम बहुत पहले से छेड़छाड़ कर रहे हो। बात ये किस लिमिट तक छेड़छाड़ हो, है ना। चलो अब लिखो टाइप ऑफ कैंसर्स। अच्छा हाँ, नहीं हमने क्या लिखा है अभी तक, कार्सिनोजेन, और उसका एक एग्जांपल लिखा कि यहाँ पे रेडिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। और सम सब्सटेंसेस, एक और है सेकंड जो टाइप के होते हैं कार्सिनोजेन, सम सब्सटेंसेस create such chemicals which interact with our DNA. These can be biological agents, such as bacteria and viruses, बैक्टीरिया वायरसेस, हाँ बायोलॉजिकली है ना, डीएनए, हाँ मतलब डीएनए नहीं, प्रोटीन शेल के अंदर है वो लोग, डीएनए हाँ नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं है ना, बस है, सेल डेवलप्ड नहीं है पूरा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, नहीं मतलब वो न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है एक्चुअली, और है ही क्या,
है ना। एक्चुअली वायरस के केस में हम इस तरीके से डिफाइन करते नहीं है उसको, है ना, कि उसको न्यूक्लियस माने या क्या, लेकिन पॉइंट ये उसके पास डीएनए मटेरियल, और डीएनए मटेरियल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है देखा जाए तो, और उस सेंस में देखें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है उसके पास। हाँ, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म है नहीं, अपने प्रोसेसेस खुद से नहीं कर सकता, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ऑर्गेनिज्म डिफाइन करने के लिए हमने बताया था कि इंडिपेंडेंट उसका होना ज़रूरी है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलो बस यही था। अब टाइप्स ऑफ कैंसर लिखो। सबसे पहले कार्सिनोमास, CARICO, CARCI, कार्सी, एक सेकेंड, CARCI, कार्सिनोमास, कार्सिनोमास, कार्सिनोमा। ठीक है, दोज कैंसर which begin in the epithelial cell। एपिथेलियल कौन से होते हैं? हाँ, आउटरमोस्ट स्किन के टिश्यूज, है ना, वो हो गए एपिथेलियल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा हो, स्किन कैंसर तो है ही, इसके अलावा कोई? स्टार्ट इन, हम कह रहे हैं कि स्टार्ट इन एपिथेलियल टिश्यू ना, माउथ कैंसर। अब ब्लड कैंसर कभी कभी ये वाले जो कार्सिनोमास होते हैं ना, वो ल्यूकीमा में कन्वर्ट हो सकते हैं, ब्लड वाले, दूसरी कैटेगरी है, उसमें हम आएंगे, है ना, कि ये पॉसिबल है कि हमारे स्किन से कोई चीज स्टार्ट हो और कहीं और का कैंसर बन जाए। हो सकता है स्किन से स्टार्ट हो, बोन का कैंसर बन जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहां से होने? एपिथेलियल से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल्स, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस हमने पढ़ा था ना, एपिथेलियल सेल के कई टाइप्स थे स्क्वामस। हाँ, वो क्यूबॉइडल था, स्क्वामस वैसा था, थोड़ा फ्रीली टाइप का। हाँ, पतला, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया। ठीक है, अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में भी कई सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे याद है हमने बताया था कि जैसे हमारे अंदर ईसोफेगस की लाइनिंग है, ब्लड वेसल की लाइनिंग है, ये सब भी किसी किस्म के स्क्वामस सेल्स वगैरह है ना। तो स्टोमक कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, ये सब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के वैरायटीज हैं। हर टाइप का हमारी पूरी बॉडी में जितना जहाँ पे भी सेल हैं वो सब माल फंक्शन कर सकते हैं। जहाँ का माल फंक्शन वहाँ का कैंसर, हर टाइप का कैंसर पॉसिबल है। स्पाइनल होता है, वो नर्वस सिस्टम का कैंसर है, वो 4th वैरायटी है। हाँ, न्यूरॉन्स में भी हो सकता है। ठीक है, एक है मेलेनोमा। हाँ, हार्ट का पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अटैक में ही निपट जाएगा बंदा। हाँ हाँ, मतलब वहां से शायद पूरी बॉडी में होता है, हेड में होना चाहिए। नहीं 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 बचेगा ना कैसे? हाँ, हार्ट अटैक में मतलब हो सकता है बहुत पहले ही हार्ट अटैक आ जाए, इससे पहले ही फेलियर हो जाएगा, बहुत पहले। जब तक हम डिटेक्ट कर पाएंगे शायद उससे बहुत पहले हो जाता होगा, इसलिए। ठीक है, फिर लिखो मेलानोमा, MELA। इसका एक और एग्जांपल है मेलानोमा। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? अब जो स्किन कैंसर होता है ना, उनको भी हम अक्सर मेलानोमा ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेलानोमा? क्योंकि स्किन के पिगमेंट कॉजिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मेलानोसाइट्स। ठीक है, इनमें जनरली होता है। तो स्किन कैंसर जनरली मेलानोसाइट्स में अकर होना शुरू होता है, इसलिए स्किन कैंसर को हम मेलानोमा बोलते हैं। ठीक है, तो इट जनरली अकर्स इन, लिखो, इट जनरली अकर्स इन, जनरली क्या है, एक्चुअली ऑलवेज अकर्स इन मेलानोसाइट्स। हम कह रहे हैं कि स्किन कैंसर जनरली अकर्स इन मेलानोसाइट्स। MELA, मेला, NOCYTES, मेलानोसाइट्स। ठीक है,
द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स इन स्किन. पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द स्किन. सर ये तो जब यूवी रेस पे जब साइड इफेक्ट्स करना पड़ता है उनको तभी होता है. हाँ 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 बिल्कुल. सेकंड लिखो सार्कोमास. SARCOMAS. cancers of the connective tissue. Cancers of the connective tissues. connective tissues कौन से थे? न्यूरॉन्स टिश्यू में आते हैं. अच्छा कार्टिलेज. हाँ आते हैं. सारे सेल्स कुछ ना कुछ टिश्यू बनाते हैं ना. कोई हाँ बोन्स होते हैं ना, मसल्स होते हैं, ब्लड होता है, सब कनेक्टिव है. ठीक है. तो यहाँ का तो जैसे इसकी एक वैरायटी है ल्यूकेमिया. LEUKEMIA. LEUKEMIA. ये वर्स्ट ऑफ द कैंसर एक्चुअली. ब्लड कैंसर है. ये ब्लड कैंसर है. ब्लड कैंसर और बोन मैरो. ब्लड और बोन मैरो दोनों में होता है. फिर लिम्फोमास. जरूरी चीज है. हाँ क्योंकि हमने देखा था ना कि हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक नहीं सॉरी ये स्टेम सेल्स कहीं पे अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर करना है. बोन के बीच में होता है ना फ्लूइड. ये एक्चुअली साइट होता है जहाँ पे हमें मतलब ब्लड भी बन रहा है. रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं. नहीं आ रही सही हो. कितने नॉन वेज है? नॉन वेज है कोई? हाँ तो आपको क्यों नहीं पता? इसका तो अलग था, इंसान का पता नहीं हर एक के बोन के बीच में होता है ना वो. भाई दिल्ली में तो हो जाएगा. अच्छा ल्यूकेमिया हो गया. फिर लिम्फोमा लिख लिया. लिम्फोमा हाँ. These are the cancers of the lymphatic systems. ये हमारी जो इम्यूनिटी है ना उसको शेप करते हैं क्योंकि वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं. हाँ तो ये कैंसर्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम मतलब विच इज द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. आप ये लिख लो ब्रैकेट में, विच इज द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. ठीक है. फिर जो बोन में अकर कर रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज के ही है ना. ठीक है. सार्कोमास ऐसे भी होंगे जो बोन में होंगे, कुछ मसल्स में होंगे, तो सबके अलग अलग नाम है. हम सिर्फ मेन नोट कर रहे हैं. ठीक है. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कैंसर्स ये अलग है. तीसरा टाइप CNS कैंसर्स. हमने टिश्यूज की क्लासिफिकेशन करी थी ना. 4 टाइप के टिश्यूज थे. कनेक्टिव टिश्यू अलग थे, नर्वस सिस्टम के टिश्यू अलग थे, स्किन के अलग थे. एक्चुअली उसी तरीके से कैंसर है क्योंकि देखो एक टाइप का अगर सेल है वो सिमिलर टाइप के सेल के साथ DNA जो मतलब सिमिलर टाइप के सेल के एरिया में एक्सपेंड करना आसान है उसके लिए, है ना. इसलिए जो कैंसर्स की क्लासिफिकेशन है वो भी उसी तरीके से चल रही है जैसे टिश्यूज की क्लासिफिकेशन लगभग. ठीक है. तो CNS के कैंसर्स लिखो. एक तो है ग्लियोमा. ग्लियोमा GLIOMA ग्लियोमा. ये एक एग्जांपल है. ठीक है. ये ग्लियल सेल लिखा है, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली है कहाँ. यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ ग्लियल सेल्स. नर्वस
ओके, दीज आर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, बट इनका मेन फंक्शन होता है टू सपोर्ट द नर्वस टिश्यूज। ठीक है, ऐसा मतलब ये खुद से वो नहीं कर रहा होता, मतलब खुद न्यूरॉन्स नहीं होते बट सपोर्ट कर रहा होता। डिवाइड होते हैं नहीं होता ना? डिवाइड का मतलब सेल डिवीजन नहीं होते, एक बार हो जाते हैं न्यूरॉन्स नहीं अच्छा होते। श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। ये सपोर्टिव सेल ही करते हैं। अच्छा, ये सपोर्टिव सब डिवाइड करते हैं, अरे ओके। न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन से एक न्यूरोग्लिया है। हाँ। सपोर्टिंग सेल्स नॉट एबल टू कंडक्ट इम्पल्स कैन अंडरगो सेल डिवीजन। हाँ ओके, तो ये वाले ग्लियाज हैं। ओके, तो इसलिए इनमें हो रहा है कैंसर, उनका नहीं हो रहा। ब्रेन ट्यूमर यही करता है। हाँ, ब्रेन ट्यूमर यही कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट लिखो एंडोक्राइन कैंसर्स, ये फोर्थ है। एंडोक्राइन कैंसर्स, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा हो गया, कल ही तो पढ़ा। जितने भी हमारे हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, हाँ। तो इसमें कौन से आएंगे, जैसे पेनक्रियाटिक कैंसर, थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जितने भी हैं, ओवेरियन कैंसर, लिवर कैंसर इसमें आएगा, आर यू श्योर? हाँ, लिवर में होता है ना, हर चीज में कैंसर होता है। अच्छा बाल लिविंग होते हैं क्या? नहीं ना, डेड होते हैं ना। सिर्फ फॉलिकल। हाँ, तो फिर बालों में हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल बस लिख लो। एग्जांपल लिख लिया आपने, थायराइड, ब्रेस्ट कैंसर, क्या था, प्रोस्टेट कैंसर लिख लो, जो भी है, जितने भी आपको समझ आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर, पेनक्रियाटिक, ओवेरियन, ग्लैंड रिलेटेड कैंसर सब। आपने शायद कल वो बना जो आई के पीछे हो जाता है, क्या है? नहीं, वो कोई कैंसर नहीं है, वो बस मैं ये बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि या तो आई के ग्रोथ ज़्यादा हो गई, या पीछे से ऐसा हो रहा है कि अंदर इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। अंदर इंटरक्रेनियल फ्लूइड होता है, जिस हमने क्रेनियम पढ़ा था कल, बोनी स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको हम इंटरक्रेनियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेन सस्पेंडेड होता है। अगर किसी वजह से उसका प्रेशर बढ़ गया है, तो वो अंदर से हमारा जो बीच में लेयर है, एपिथेलियम की लेयर तो हर जगह ही होती है, ठीक है, उसको पुश कर रहा होगा, है ना। तो वो उससे होता क्या है कि न्यूरॉन का जो बंडल है वो दब जाता है। तो उससे ये हो सकता है कि अंधापन आ सकता है, कि हमारे कुछ न्यूरॉन्स जो हमारे ये वाले विजुअल वाले सिग्नल्स है वो लेकर जा रहे हैं, वो दब जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं हम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। बस, और क्या था? एक सेकेंड, कुछ और तो मैंने नोट नहीं करा। थेरेपीज, अच्छा हाँ, ये बात सही है कि हमें ये नोट कर लेना चाहिए, इसको क्योर कैसे करा जाए, है ना। ट्रीटमेंट लिख लो। ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, क्यों? बहुत ज़्यादा। कैंसर का ट्रीटमेंट मुश्किल क्यों है? बॉडी सेल्स नहीं, अपने ही बॉडी सेल्स को मारना है, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है कि अगर हमारे WBCs ने हमारे ही बॉडी सेल को दुश्मन मानना शुरू कर दिया, वो तो उल्टा वो अपने आप में एक कैंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हो, हमारी ही बॉडी के सेल से कैसे लड़ा जाए? हमारी बॉडी की सेल है ना। इसलिए ऐसा होता है ना कि पतंजलि ने अगर कहा कि हमने कि पेट्री डिश में फिना कैंसर सेल को मार दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि हम पेट्री डिश में यूँ गोली से भी मार सकते हैं सेल को, ठीक है। बात यह वो जब हमारी बॉडी में होता है, अब कैसे मारें उसको? ऐसे थोड़ी यूँ गोली मार देंगे, है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम किस तरह मारें,
ठीक है, तो क्या तरीके हो सकते हैं? सिर्फ हमारे पास 4-5 तरीके हैं। एक है सर्जरी, कि सर्जरी से हम किसी तरीके से अलग कर लें उस चीज़ को। अभी कुछ जगहों पे तो आसान है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम के जो कैंसर्स हैं उनको ट्रीट करना रिलेटिवली आसान है। क्यों? वो एक ग्लैंड है, छोटा सा ग्लैंड है। कई केसेस में तो अगर हार्मोन्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो हो सकता है हम उसको रिमूव ही कर दें। हम पूरे पैनक्रियाटिक कैंसर है, हम इंसुलिन देते रहेंगे पूरी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैनक्रिया को रिमूव कर देते कहीं और ना फैले, बच गया बंदा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में तो सर्जरी काम कर पाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्किन कैंसर्स में, मेलेनोमास वगैरह में, कि स्किन में यूँ फैलना शुरू हुआ है, हमने वहाँ से निकाल दिया। अगर आपका माउथ का कैंसर हो गया है, ठीक है, हमने वहाँ की स्किन अलग कर दी, हमने यहाँ कहीं से उठाई स्किन, यहाँ पे पैच लगा दिया, हो गया काम, ठीक है। हमारा ही स्किन है, ये पकड़ लेगी। मतलब इसमें बस एक क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कि भाई हमने यहाँ से उठाकर स्किन मान लो यहाँ पे लगाई है, हो सकता है कि हमारा जो बॉडी है वो रिजेक्ट कर दे, है ना, एक्सेप्ट ही ना करेगी यहाँ का सेल है, लेकिन हमारी बॉडी का सेल है, जनरली एक्सेप्ट कर लेगी। ज़्यादा ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। लेकिन फिर ब्लड कैंसर, ब्लड थोड़ी आप सारा रिमूव कर सकते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इससे होता है? हाँ, कर सकते हैं, बट ये बहुत ही, मतलब आप सोच रहे हो कि हमारे ब्लड वहाँ पे डिवाइड भी कर रहे होंगे साथ के साथ? नहीं, फ्रीक्वेंटली तो हमें ये कराना पड़ता है, ये क्या था, हाँ, कीमोथेरेपी करानी पड़ती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मतलब क्या है कि मतलब एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि आपका बॉडी ब्लड बना भी रही है, ठीक है, वो जो सेल्स नए आप डाल रहे हैं वो भी तब तक इंटरेक्ट करते रहेंगे जब तक पुराना ब्लड है, और आप सारा ब्लड निकाल भी नहीं सकते किसी भी तरीके से। आपको पता है हम टोटल कितना ब्लड निकाल सकते हैं? पर्टिकुलर यूनिट तक निकलती है, सर, पर्टिकुलर यूनिट चढ़ती है, बस एक्सेप्ट करती है बॉडी, तो चढ़ाएंगे दोबारा से। हाँ, ये पता है कि कितना यूनिट ब्लड होता है बॉडी में, कितना लीटर ब्लड होता है बॉडी में टोटल? 3 to 7 लीटर्स? नहीं, 5 to 6 लीटर्स के आसपास कुछ होता है, ठीक है। अब एक यूनिट जब हम ब्लड की बात करते हैं, एक यूनिट का मतलब क्या होता है? 250 ml। किसने बोला? हाँ, 250 ml होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 250 ml होता है, ठीक है। हम टोटल कितना निकाल सकते हैं? अगर 4 यूनिट ब्लड लॉस हो गया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो सीवियरली ड्रॉप हो जाता है ना, उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते, मतलब आप 20% से ज़्यादा ब्लड निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो आप चेंज तो कर ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, बच जाते हैं, बहुत रेयर चीज़ होती है कि कोई बच पा रहा है। पैसे बहुत होने चाहिए। हाँ, पैसे बहुत होने चाहिए। डायलिसिस वगैरह से। नहीं, डायलिसिस तो अलग ही चीज़ होगी ना, वो तो हम खाली ब्लड के अंदर फिल्टर कर रहे हैं, बस वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए हैं, हमने वो फिल्टर कर दिया, बस इतना ही कर दिया। इन्हीं में यूज होता है ना, किडनी बस। खराब हो जाती है। हाँ, ब्लड के भी किसी पर्टिकुलर जगह में होता होगा ना? रेड ब्लड सेल का जनरली होता है, या वाइट ब्लड सेल हो रहा है ना, लिम्फोमा हो रहा है या ल्यूकीमिया हो रहा है, 2 ही टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एक तो हो गया सर्जरी, सेकंड है केमोथेरेपी। ठीक है, अब केमोथेरेपी वैसे काम करता है जैसे हार्मोन्स काम करते हैं ना, लगभग। हार्मोन्स की अच्छी बात क्या है कि वो हमारी बॉडी के कुछ सेल के ऊपर काम कर पा रहे हैं, बस हार्मोन्स, है ना। क्यों? क्योंकि वो लॉक एंड की मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, और वो जो साइट्स हैं ट्रांसफ्यूजन वगैरह की, वो कुछ सेल में अवेलेबल है, बाकी इसमें नहीं है। अगर हमें ये पता है, और केमोथेरेपी बहुत डिफिकल्ट टास्क इसलिए होता है, हर बॉडी के लिए अलग से केमिकल डिज़ाइन करना पड़ता है, वो प्रोटीन या वो हार्मोन अलग से डिज़ाइन करना पड़ रहा है। इसलिए वो जो प्रोटीन सिंथेसिस वाले जो न्यूज़ थी, उसमें बोला था ना उसने, ये कैंसर के लिए हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्यों? हमें पता लग गया कि हमारे बॉडी में कहाँ का कैंसर है, वहाँ पे कौन सी साइट होगी, ठीक है, जहाँ पे हमें लॉक कराना है प्रोटीन को, उस शेप का प्रोटीन हम उठा लें, ठीक है, उसके साथ ड्रग साथ में डालकर दे दें जो उसको किल कर दे किसी तरीके से। समझ रहे हैं? केमोथेरेपी क्या होती है? हमें डिज़ाइन करना पड़ता है एक केमिकल जो सिर्फ एक टाइप के सेल को मारे, ठीक है, बट क्योंकि ये हमारी बॉडी में ही काम कर रहा है, वो, और हार्मोन्स क्या है, पूरी बॉडी में जाते हैं, लेकिन कुछ साइट पे बस इफेक्ट करते हैं। केमोथेरेपी का ये पूरी बॉडी में जाएंगे, हमें नहीं पता बाकी सेल के साथ क्या रिएक्ट करेंगे। बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इतने कॉम्प्लिकेटेड बॉडी में हम ये कह नहीं सकते कि सिर्फ ये 4 टाइप के सेल के साथ रिएक्ट होगा। हमारे पास सैकड़ों टाइप के सेल हैं,
कई सारे तो हमने अभी तक वो भी नहीं करे, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट भी नहीं करेंगे एग्जैक्टली इन चीज़ों का क्या फंक्शन है ना। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हमने देखा होगा जब भी कीमोथेरेपी होती है बाल उड़ जाते हैं लोगों के, है ना, अलग ही किस्म से रिएक्शन हो रहा होता है इन केमिकल से। बट हमारी बॉडी के साथ कुछ इंटरेक्शन होता है ना, लोग एकदम पतले दुबले हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। इसलिए हटाते हैं ताकि न्यूट्रिशन जो बालों में जा रहा है बॉडी, बाल तो फिर भी ग्रो होंगे, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ अगर ऐसा लॉजिक है तो। बट अक्सर ऐसा होता है कि बाल वैसे भी उड़ जाते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी पे हमने कुछ नहीं लिखा ना। यूजिंग ड्रग्स टू किल कैंसर सेल्स और स्टॉप देयर ग्रोथ। ठीक है, तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, हाँ, और ज़्यादा हम रेडिएशन दे रहे हैं कि उन टारगेट सेल्स को हम ख़त्म करता है ना। यूजिंग हाई एनर्जी रेज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। So sometimes it is possible to stimulate the immune system to kill cancer cells. ठीक है, टी सेल थेरेपी मैं श्योर नहीं हूँ। टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, ओ फॉर ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज पता क्या होता है कि मतलब हमारी बॉडी में ना मतलब ये जो फॉरेन एलिमेंट से लड़ने के लिए जैसे वाइट ब्लड सेल होते हैं, ऐसे टी सेल्स वगैरह भी होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि टी सेल को ठीक कर दे रहे हैं, वरना क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज पता क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के किसी सेल को फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करना शुरू कर रहा है, उसको लग रहा है फॉरेन बॉडी टारगेट कर रहा है। तो टी सेल थेरेपी ये होती है कि हम टी सेल को बस ठीक कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है वो। बट ऑब्वियसली अगर ऑटो इम्यून डिजीज को कई केसेस में क्या है कि कार्सिनोजेनिक, मतलब कि कैंसर की तरह ट्रीट करा जाता है। तो टी सेल थेरेपी मतलब हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम, इसको लिम्फेटिक सिस्टम कह रहे हैं ना, तो लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करने का एक तरीका है। तो वो क्या है कि खाली इस पे काम करेगा और किसी कैंसर पे काम नहीं करेगा, है ना। टी सेल थेरेपी, अगर टी सेल खराब हो गए तो टी सेल को ठीक करना है। जो वायरस वाला जो मेथड था वो क्या था? वायरस एक बार शायद करंट अफेयर में आया था कि किसमें आया था? अच्छा, जो वायरस में जो है वो एज अ वेक्टर उसमें वो डाल के अंदर डाल रहे थे काम करने के लिए। वायरस में क्या हम क्रिस्पर ही तो यूज नहीं कर रहे थे? कैंसर में आया था ये? बैक्टीरिया, हाँ, कैंसर नहीं आया तो बैक्टीरिया वायरस कुछ उसमें कुछ जो भी एंटी कुछ डाल के ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैं श्योर नहीं हूँ, कहीं नोट करा था वैसे नहीं। ये जून में चलो ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर लिखते हैं। कैंसर सेल्स होते हैं उनमें लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है ना, हाँ। किसी टिश्यू पे जाके चिपक जाएंगे। नहीं, कैंसर सेल में नहीं होता हमारे, अच्छा नहीं, उसमें भी लॉक एंड की तो नहीं होता। नहीं, कुछ शेप के आते हैं और कुछ ही सेल से वो, हाँ ये चीज़ होती है कई जगहों पे। अच्छा, जैसे हार्मोन्स चिपक रहे थे किसी लॉक एंड की तरह, ऐसे वायरसेस को पास से इम्यून कर देते हैं। पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। चलो ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लिखते हैं।
ठीक है, हमने ये देखा कि अराउंड कितने 30% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है, ठीक है। इसमें 25% डेथ अकेले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीजेस या डिसऑर्डर्स लिखना चाहिए यहाँ पे, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, क्योंकि बॉडी किसी तरीके से गलत फंक्शन करना शुरू कर रही है। दैट अफेक्ट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब इसमें फैक्ट लिख लो कि 25% ऑफ ऑल डेथ्स occur due to cardiovascular diseases. ठीक है, स्पेशली इन द यंगर पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये काउंटर इंट्यूटिव है, ज़्यादातर बुढ़े लोगों को आता है हार्ट अटैक वगैरह, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि यंग लोग जो हैं वो ज़्यादातर चीज़ों को झेल जाते हैं, ठीक है। यंग पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन ऑफ डेथ इसलिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से ज़्यादा है, ठीक है। हम खाली अगर यंग पॉपुलेशन देखें तो हाँ उसी टाइप का। इस डेटा में दिया नहीं है इन्होंने यंग किसको बोला है। हाँ एक सेकेंड, प्रीमेच्योर लॉस ऑफ लाइफ इन द एज ग्रुप ये इज वेरी 50% डेथ ड्यू टू। ओके, एक और डेटा यहाँ पे कि 40 to 70 वाली एज में 50% ऑफ डेथ हैं जो कार्डियोवैस्कुलर से हो रही हैं इस एज ग्रुप में। मेरे पास इतना सारा डेटा हो गया क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ आई है, मैंने 5-6 साल से सब कलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आपके नोट्स में कौन सा मैं उड़ाऊं डालने के लिए, हाँ, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि नोट्स 5-6 कोई भी चैप्टर ना आपका 5-6 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 7 आपने देखा होगा, मैं इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करता क्योंकि फिर आप रिवाइज क्या करोगे, फिर तो सब कुछ पढ़ लो, फिर तो एज बैड एज न्यूज़ हो गया क्योंकि न्यूज़ बड़ी होती है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मेरे को यहाँ आती है कि मैं उड़ाऊँ क्या। चलो ठीक है, टाइप्स लिखते हैं। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब हम ये पढ़ रहे थे ना क्या कहते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ पे हमने एक आर्टरी तो बताई थी आयोटा होती है, ठीक है। आयोटा में सबसे पहली ब्रांच जो निकलती है ना वो होती है कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी पता है क्या होती है, किसी आइडिया नहीं। सबसे ज़्यादा ब्लड किसको चाहिए हमारी बॉडी में, हार्ट को सबसे पहले चाहिए, हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहली आर्टरी कौन सी जाती है, कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला सबसे पहले किसको मिला, हार्ट को सबसे ज़्यादा। अगर उसको ही ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर सब फेल है। चेंबर नहीं, बाहर, मतलब ये हमारा मान लो हार्ट है, ठीक है, यहाँ से आयोटा निकला और ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आकर और ये कई हिस्सों में बट गई ऐसे करके, ठीक है, हर जगह पे, और कैपिलरीज के थ्रू हर सेल के बीच तक यूं ब्लड पहुंचा दिया। हाँ क्या होती है, नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, रेड ही होनी चाहिए ऑक्सीजन। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सारी ब्लड रेड होता है, वो हम बनाते हैं ब्लू और उसमें किताब में हल्की सी हरी सी दिखती है। हाँ ये ठीक है,
कोलेस्ट्रॉल वाली होते हैं ना, हरी सी। हाँ चलो ठीक है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज क्या हो गया कि इन आर्टरीज के अंदर अगर डिजीज हो गया, ठीक है, तो ये सबसे पहला मतलब ये हार्ट अटैक है सीधा सीधा, ठीक है, यहाँ पे हार्ट काम करना बंद कर देगा, ठीक है। मतलब ये मतलब हार्ट अटैक के कई टाइप हैं, कई जगहों पे क्या है कि वॉल्व का फेलियर हो जाता है कुछ, है ना, ये एक किस्म, ये सबसे कॉमन किस्म का हार्ट अटैक है, हार्ट को ब्लड नहीं मिला, ठीक है, किसी वजह से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो गया, बंद हो गया, सब कुछ कोलैप्स हो रहा है बार बार, इस वजह से वो कह रहा है कि अब बाकी पूरी बॉडी में नहीं मिला, आपको पेन होना शुरू होगा, सब कुछ सही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होगा कि ब्लड का फ्लो इतना कम हो जाएगा इसी को ही नहीं मिलेगा, फिर ये पंप करना बंद कर देगा, वो डेथ है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज लिखो, क्या होता है कि अकर्स व्हेन, या वैसे आपको समझ ही आ रहा है, कोरोनरी आर्टरी का मतलब लिख लो बल्कि, है ना, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है कि दैट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ, ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज लीड्स टू हार्ट अटैक। ठीक, कार्डियक अरेस्ट तो ये होगा कि हार्ट अटैक आ रहा है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम कह रहे हैं कि इट लीड्स टू हार्ट अटैक, व्हाट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना, ये होगा कि हमारी जो आर्टरी है वहां पे या तो कहीं ब्लॉकेज आ गया, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो वेसल्स नैरो हो गए, कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो गए, या फिर उसमें ब्लॉकेज है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय आइदर, लिख लो, इट इज कॉज्ड बाय आइदर नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज और इट्स ब्लॉकेज। हाँ, नहीं, वो तो चेंबर, हम चेंबर से रिलेटेड होता है, वो चेंबर के अंदर, हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, ये सेल्स तक आ रहा है, समझ रहे हैं। अच्छा, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज फिर क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज मेनली हार्ट अटैक नहीं है, ये हार्ट अटैक का कॉज है अपने आप में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, इन वेन्स, इनका सॉरी इन आर्टरीज का और इनकी कैपिलरीज का नैरो हो जाना या फिर इनमें ब्लॉकेड आना, है ना, ये है डिजीज मेनली, ठीक है। हार्ट फेलियर अलग है, वो सेकंड टाइप है, सेकंड लिखो, हार्ट फेलियर, ये फेलियर नहीं था, इट कॉजेज फेलियर, हार्ट फेलियर। It is a condition in which heart fails to pump blood effectively. ठीक है, कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कॉजेज लिखो, कॉजेज, वीकंड हार्ट मसल्स, वीकंड हार्ट मसल्स, फिर ऊपर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी कहते हैं इसको, सीधे सीएडी लिख सकते हो आप, वाल्व फेलियर्स, वाल्व, VALVE, वाल्व फेलियर्स, ठीक है, ये हो गया। तीसरा लिखो, स्ट्रोक, when blood supply to brain is interrupted, ये स्ट्रोक है, सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक, ये सिर्फ स्ट्रोक है, हाँ, ठीक है।
ठीक है, इसके कॉजेज लिखो, कॉजेज। सर एक बार रिपीट व्हेन ब्लड सप्लाई टू ब्रेन इज इंटरप्टेड। ब्रेन इज इंटरप्टेड। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है हेमरेज, कॉजेज इसमें लिखो, एक है हेमरेज, स्ट्रोक में हाँ HEMORR, हाँ H, अच्छा मैंने एक सेकंड, हेमो HA हेमो RRHG है, हेमरेज। ठीक है, ये है रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, और सेकंड है ब्लॉकेट, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, एंड सेकंड इज ब्लॉकेट। ठीक है, हाँ हार्ट अटैक एक कॉज हो सकता है, नहीं नहीं हर जगह होता है, हर किसी को हो सकता है, हाँ जिसका हार्ट है उसका अटैक, हाँ सब में होता। ठीक है, फिर लिखो एरिथमिया, ARR, एरिथमिया, एरिथमिया। रिदम नहीं आ रही है ना, ठीक से पंप नहीं कर रहा है, एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, एरिथमिया एबनॉर्मल हार्ट रिदम। ठीक है, फिर इसके अलावा है हाइपरटेंशन। नहीं वो हीट स्ट्रोक हो गया ना, हाँ होता ही है, स्ट्रोक में ज़्यादातर में है, वो हीट रिलेटेड है। फिर हाइपरटेंशन लिखा, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, इट मे लीड टू स्ट्रोक और हार्ट अटैक, इट मे लीड टू स्ट्रोक और हार्ट अटैक। ठीक है, इसके जब हम कॉजेज पे जाएंगे तो एग्जैक्टली सेम कॉजेज जो आपने यहाँ पढ़े ना, ये सारे के सारे कॉज हैं एज इट इज कार्डियोवास्कुलर के, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कैंसर में है कि हमने एडिशनल कॉज पढ़ा है, बाकी हर जगह पे सेम ये कॉज होंगे। ठीक है, हाँ जी, अटैक कौन सा था, मतलब हार्ट अटैक मैंने आपको उस समय समझाया था ना, क्या कि अगर ब्लॉकेड हो रखा है, एकदम ही मतलब ब्लड मिलना बंद हो गया है ना, किसी तरीके से एकदम ही ब्लड आना बंद हो गया, इसको हम बोलेंगे हार्ट अटैक, कि आर्टरीज बार बार कोलैप्स कर रही है। ठीक है, किसने अगर वैसे चेस्ट पे किसने अगर पंच कर दिया तो लगता तो नहीं मेरे को, इम्पैक्ट लग गया, धक्का लग गया तो ऐसा कुछ, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, लगता नहीं मेरे को, पर मैंने हैमर से किसी के चेस्ट पे जोर मार दिया या ऐसे कुछ मार दिया तो वो बंद हो गया। आपको पता है लगभग आप जितनी भी जोर से मारोगे उतनी ही जोर से हमें पंप करना पड़ता है, वो जो क्या कहते हैं उसको, CPR देता है, डेली करना पड़ेगा इसके लिए। वो क्या होता है, एकदम से सदमा आ जाता है, एकदम से कुछ ऐसा लगा, हाँ शॉक हो गया बहुत ज्यादा। मूवीज में दिखाते हैं ना पुराने वाले, हाँ
मैं श्योर नहीं हूँ, पर हाँ ये क्या कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर कॉज होता है हार्ट अटैक का, ये तो है पता। चलो और नेक्स्ट लिखो डायबिटीज, टाइम नहीं है अपने पास है। इसका ट्रीटमेंट तो यही है, आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करो, ये इन सारी चीज़ों को रोकना है हमें। हाँ हेल्दी डाइट सी है, हमें इसको यूज़ करना बंद करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, पॉवर्टी से बाहर निकलना है, एज होना नहीं है। और बस ठीक है, हार्ट अटैक कभी ना कभी आएगा। हाँ ठीक है, डायबिटीज़ लिख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस, diabetes, metabolic diseases characterized by high blood sugar level। ठीक है, दो ही टाइप की डायबिटीज होती है हमने, हाँ टाइप 1 टाइप 2 है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम वो करेंगे नहीं, कल हमने डिस्कस कर लिया था है ना। टाइप 1 क्या होता है, हाँ जेनेटिक तो होता है, पर होता क्या है, इंसुलिन नहीं बन रहा होता है ना। तो टाइप 1 में लिखो, टाइप 1 इट इज अ कंडीशन when little or no insulin is produced और इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है ऑटोइम्यून डिजीज। मेन कॉज लिखो, मेन कॉज ऑटोइम्यून कंडीशन। ऑटोइम्यून कंडीशन में होता है कि किसी वजह से हमारी बॉडी के जो ये पेनक्रिया के ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट एक ही किस्म का ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या, इंसुलिन थेरेपी। ट्रीटमेंट इंसुलिन थेरेपी। टाइप 2 व्हेन बॉडी बिकम्स, दो कंडीशन है, या तो बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन और डू नॉट प्रोड्यूस इनफ टू मेंटेन नॉर्मल शुगर लेवल। डायबिटीज से ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से डायबिटीज, दोनों चीज हो सकती हैं आपस में है ना। ओवर न्यूट्रिशन हो गया ओबेसिटी का जनरल कॉज, और ओवर न्यूट्रिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है बार बार, है ना। और ज़्यादा शुगर का लेवल बार बार हो जाने से इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी कॉज हो सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। रेजिस्टेंस कॉज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है, कम हो गया या रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया, अब आप अपने ऊपर ही हो। आप एक ही काम कर सकते हो कि शुगर की जो डाइट है वो कम कर दो। ठीक है, इंसुलिन कर क्या रहा है, हमने जैसे ही खाना खाया आधे घंटे के अंदर ये यूं पीक हो जाएगा। ठीक है, और वो धीरे धीरे ऐसे जाएगा। इंसुलिन कर क्या रहा है कि इस पीक को होने नहीं दे रहा, इसको स्मूदन आउट कर रहा है ना। वो कर क्या रहा है, वो ऐसा कर दे रहा है इस पीक को। ठीक है, और ऐसा भी नहीं, ऐसा कर दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने दे रहा, है ना। इसको अलग रंग से बनाते हैं। हाँ जी, क्या रंग कहे नहीं आया, ये चीज़ है। इंसुलिन ये काम कर रहा है, मतलब शुगर को ना बहुत ऊपर नहीं जाने दे रहा है, नीचे जाने दे रहा है, रेगुलेट कर रहा है। पता नहीं
टॉक्सिसिटीज क्रिएट होती है किसी न किसी किस्म की। मतलब ये मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर सेल डैमेज स्टार्ट हो जाता है किसी वजह से, अगर बहुत ज़्यादा हाई शुगर है तो। फूड से लेते हैं, फूड की शुगर एक प्रकार का। हाँ, तो ये जा कैसा है, हम जो भी डाइजेस्ट कर रहे हैं वो सिंपल शुगर में ब्रेक हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिल जा रहा है। ठीक है, अगर हमने बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट खा ली तो सीधे एकदम से ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और पूरे नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, साफ साफ डिजीज है वो लॉन्ग टर्म टाइप की चीज़ हो रही है कि हार्ट की आदत ही हो गई ज़्यादा प्रेशर बनाने की, मतलब वो उस टाइप की चीज़ हो गई है ना, ये चीज़ अलग है। ठीक है, बस हाँ, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिख लो, बाकी ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो पहला फैक्ट आया है वो है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन डायबिटीज एटलस। उनकी डायबिटीज एटलस है एक, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी डायबिटीज एटलस है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट वाली जो डायबिटीज पेशेंट्स जो हैं, चाइना में 12.5 करोड़, इंडिया में 7.5 करोड़। चीनी है, वो कैसे चीनी नहीं खाएंगे? इंडिया 7.5, चाइना में 12.5, 11.5। ठीक है, मतलब वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ये पता हो कि हम सेकंड हाईएस्ट हैं इंसिडेंस। हमारा पता नहीं, हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है अब ये, अब हाँ अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है हमारा। नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते हैं कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल हो जाएगी एक्चुअली। 2.6 करोड़ से ये। ठीक है, यंगर इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इन यंगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये नोट नहीं है, देखना पड़ेगा। कैंसर पेशेंट्स इन इंडिया, पता नहीं, पेशेंट्स इन इंडिया 14 लाख हैं 2022, 15 लाख हो गए 2023 में। नहीं, ये इसकी नहीं, ये कैंसर की पूछ रहे थे, मैं इसका बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा हाँ, यंगर पॉपुलेशन है अफेक्टेड 7.7% इन 2016 डायबिटीज परसेंटेज है। 7% तो यंगर पॉपुलेशन का है ना, ये हम यंगर पॉपुलेशन कह रहे हैं कि 7.7% पता नहीं आई होगी, नहीं आती रहती हैं, बट मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है ना ये वाला है। हाँ, एक बार यंगर पॉपुलेशन, डायबिटीज इन यंगर पॉपुलेशन एक बार देख लेते हैं। हैं? 7.7 वाला किसी को देते हैं? ये 2017 का है इंडिया। पर कोई डेटा ही नहीं है बहुत टाइम से। अबाउट 25% ऑफ दोज ऑनसेट नहीं। अच्छा, ये डेटा तो है कि जितने भी अब डायबिटीज़ के पेशेंट आ रहे हैं उनमें से 25% 25 साल से कम वाले आ रहे हैं, बट ये डेटा नहीं है कि यंगर पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है ये। 2023 का भी कोई आर्टिकल है, उसमें भी 2016 का 7.7% लिखा हुआ है। कोई ये एक ही डेटा है कुछ टाइम से हमारे पास। हाँ लिखो, ये वाला जो डेटा है ना, मैंने 2021 या 22 में नोट करे थे सारे, है ना, और उस समय मेरे को ये सारे डेटा मिले थे। अभी भी वही डेटा चल रहे हैं, कोई नई स्टडी नहीं आई है। ठीक है, अच्छा हाँ, स्टेट वाइज प्रेवलेंस एक लिख लो छोटा सा।
स्टेट वाइज प्रेवलेंस प्रेडिक्ट करो कहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा क्या डायबिटीज। दिल्ली, महाराष्ट्र जो सबसे ज़्यादा अमीर स्टेट होंगे वहीं होना चाहिए। नहीं, तमिलनाडु और केरल। पर कैपिटा इनकम पर जाओ, महाराष्ट्र पर यहाँ महाराष्ट्र तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा है। सब ये है 2018 है, पता नहीं, हो सकता है राइस। अच्छा हाँ, यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी है, कोई वहाँ से आया है डेटा, वो ये कह रहे हैं राइस, मीट, फिश, हाँ ये चीज़, एंड फूड विद हायर ट्रांस फैट परसेंटेज, स्वीट्स एंड स्नैक्स, ये सब ज़्यादा खाया जा रहा है इस वजह से। हाँ वो तो ऑल ऑफ इंडिया में, बट ये है ना कि यहाँ इनके पास ज़्यादा पैसा है तो डेली खा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मेंटल हेल्थ, ये नेक्स्ट टॉपिक डालो। डायबिटीज काफ़ी हो गया, और यहाँ पे हम WHO की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली वो सेम, हाँ इसी उन सारी चीज़ों को उल्टा करो, एग्जैक्टली ये है ना। एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन क्या है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो IPR के अंडर आ रहा है ड्रग, ठीक है, तो उस इंसुलिन प्रोडक्शन इसलिए बहुत कॉस्टली है। हमें बस ये काम करना होगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा किसी तरीके से, लाइसेंसिंग वगैरह के थ्रू, जैसे भी है, ठीक है, और या फिर दुनिया पे हम दबाव डालेंगे किसी तरीके से इंसुलिन का IPR खत्म हो। जेनेटिक नहीं है इंसुलिन, जेनेटिक तो ठीक है, हम भी तो जेनेरिक जेनेरिक नहीं है इंसुलिन, इंसुलिन इज नॉट जेनेरिक। हाँ Unfortunately, generic competition for insulin has been limited for several reasons, particularly protein structure. हाँ, protein structure is far more complex than other proteins. हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास ये आ गया ना गूगल वाला हिसाब किताब। अब हो सकता है हम उसका RNA बना के डाल दें, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता लग जाए बस क्या है। हाँ, हो सकता है हम इंसुलिन के वेरिएंट्स डालना शुरू कर दें कि सेम शेप, ऐसा करते हैं आप सिमिलर शेप बनाते हैं। इंसुलिन इज अ प्रोटीन कुल मिलाकर, पेनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, उसका प्रोडक्शन देखो, ओ नाइस, मेरे को याद आ गया कि कुछ हम मेरे को पढ़ाना था, वो एक दिन और जाएगा फिर हमें ना, फिर ये भी पढ़ना पड़ेगा ड्रग्स के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं। ये एकदम सही याद दिलाया। नहीं, वैक्सीनेशंस तो हम करेंगे, इसके अलावा एक और चीज़ हमें करनी है कि ड्रग डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड लॉज IPR में आएगा, राइट। वैसे भी मेरे को करना ही था, मतलब ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे सिप्लाई जैसी कंपनियां कैसे बनी है, इन्होंने करा क्या है कि जनरली जो भी ये वेस्टर्न कंट्रीज बनाती हैं ड्रग, है ना, वो सेम चीज़ उठाकर उसको क्या, उसका एक नया प्रोसेस निकालेंगे और उसको कर देंगे पेटेंट, ठीक है। जब हम IPR पढ़ेंगे ना, हम दो टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे, प्रोडक्ट पेटेंटिंग एंड प्रोसेस पेटेंटिंग। ठीक है, इंडिया पहले प्रोसेस पेटेंटिंग लॉज को फॉलो करता था। कब? जब WTO 1990s में, 1995 के आसपास WTO वगैरह आए, है ना, और उसमें 6-7 एग्रीमेंट हुए। उनमें से एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स इसको कहते हैं, ठीक है। जब ये एग्रीमेंट आया ना, हमें प्रोसेस पेटेंटिंग बंद करनी पड़ेगी। अब होता क्या प्रोसेस पेटेंटिंग, कोई ड्रग है, मान लो इंसुलिन, अगर उसको एक प्रोसेस से प्रोड्यूस करा जा रहा है, ठीक है, एक कंपनी है एक प्रोसेस से प्रोड्यूस कर रही है, हम उनका पेटेंट मान लेंगे, हम कहेंगे कि तुम्हारा इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है ये ड्रग, ये पेटेंटेड है, कोई और नहीं कर सकता। अगर सेम ही चीज किसी और प्रोसेस से बनाना किसी ने शुरू कर दी, हम सेकंड पेटेंट दे देंगे, ये सेकंड प्रोसेस है फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम ड्रग। इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन हो इसलिए गई, क्यों? हमारा शायद 2016 से पहले था ये, 2006 से पहले, सॉरी 2006 से पहले ये एक्ट था कि हम प्रोसेस पेटेंटिंग अलाउ कर रहे थे, ठीक है। तो हो क्या रहा था, सिप्ला जैसी कंपनीज क्या कर रही थी, वेस्ट में जो भी नया ड्रग बन रहा है,
उससे रिलेटेड कोई नया प्रोसेस उठाकर लेकर आएंगे, किसी तरीके से साथ करेंगे कोई प्रोसेस की सेम चीज किसी और तरीके से बन जाए, उठाकर उसको अफ्रीका में बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब से ट्रिप आया हम प्रोसेस पेटेंटिंग की जगह प्रोडक्ट पेटेंटिंग पे चले गए यहाँ। तो अब क्या है कि इंसुलिन बना नहीं सकते, समझ रहे हो। हम मतलब हम हो सकता है अभी भी कर पाते हैं, बट क्या है हम प्रोसेस पेटेंटिंग में नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब दूसरी चीज आ गई है हमारे पास, क्योंकि अब हम प्रोटीन सिंथेसिस आसान हो गया है। ये बहुत बड़ी चीज है कि नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिल गया, वो वाकई में बहुत बड़ी चीज है। कि मान लो हमें पता है कि इंसुलिन इस टाइप का ड्रग है जो इस वाली साइट पे बहुत अच्छे से फिट होता है, इस टाइप का कुछ प्रोटीन है वो, ठीक है। ये प्रोटीन इंसुलिन यहाँ पे फिट हो जाता है। हो सकता है हम कोई ऐसा प्रोटीन सिंथेसाइज कर दें जिसका केमिकल फॉर्मूला ही अलग हो, लेकिन फिट एग्जैक्टली वो इसी शेप में आ जाता हो, लेकिन लगभग इसी शेप में आ जाता हो सकता है वो उतना ही इफेक्टिव हो जितना कि इंसुलिन होता है शुगर कंट्रोल करने में, है। तो अब ये चीज पॉसिबल है कि सिप्ला जैसी कंपनीज अब इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और सेम चीज इंसुलिन जैसी चीजें बनाए, मतलब एक दूसरा रूट हो जाएगा चीजों को बनाने का। सर हमारी कुछ कंडीशंस तो है ना, क्या? उस पे क्या होता है पेटेंट पे, अगर ज्यादा जरूरत है तो पेटेंट नहीं मिल सकता चीज का। हाँ, ये पूरी दुनिया में ही होता है, बट वही है ना कि ये ना देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल है। हमें चाइना को जहाँ पे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स आ रहे हैं, हमें करना पड़ेगा किसी तरीके से ये थ्रस्ट कि भाई इंसुलिन को जेनरिक कर दो, इंसुलिन का जो IPR है उसको कैंसिल करो, कोई भी बना पाए। ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ हैं इंसुलिन की। इंसुलिन इतना महंगा होना ही नहीं चाहिए, वो सिंपली एक प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के हमारे पास तरीके हैं, इतना महंगा नहीं होना चाहिए था, है ना। बस IPR के चक्कर में इतना महंगा। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, कल ही कंटिन्यू करते हैं। कुछ ज़्यादा लेट हो गया आज हम करते करते।